नमस्कार स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में जितना भी वीडियो हम देखें उस सारे वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये सारे टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से एक बात को समझ चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंडक्ट करता है कहाँ पर ना, कंडक्टर पर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को चलने के लिए छोड़ दिया जाए कंडक्टर पर तो वो कंडक्टर पर मूव करने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंडक्टर पर जो मूव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चीज़ करंट, इलेक्ट्रिक करंट वर्ड को समझिएगा। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो होना। ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो होना। ठीक है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रिक का फ्लो होना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स चार्ज का फ्लो होना। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि एयर का फ्लो होना, एयर करंट, वाटर करंट, तो इस तरह से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया चार्ज का फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टर्म ही है चार्ज के लिए। तो चार्ज जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज फ्लो कहाँ करता है, तो चार्ज फ्लो करता है आपका कंडक्टर पर। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या आ जाएगा, चार्ज में दो चीज आ जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो क्या होगा आपका प्रोटॉन्स। यही तो दो तरह का चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दोनों अगर कहीं पर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब बात ये है कि ये मूव कहाँ करेगा, हर एक जगह तो मूव करेगा नहीं, तो ये करता मूव कहाँ मूव करता है, ये कंडक्टर पर मूव करता है। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर पर जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो उसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दैट मीन्स करंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये करंट देखिए, इस करंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, तो इस करंट का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए ठीक है हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं करंट, देखिए एक बात को समझिए, मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, ठीक है, ये कंडक्टर एक हो गया, दूसरा कंडक्टर ये है। सपोज दैट दो तरह का कंडक्टर हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका PQ और दूसरा हो गया मान लेते हैं AB। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका AB। दोनों में ही चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, दोनों में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ये सब हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है दोनों में ही, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी हो रहा है और उसमें भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि दोनों, अगर देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसका मतलब दोनों जगह ही करंट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंडक्टर में ज़्यादा करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी किस कंडक्टर में ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट किस में ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए यानी उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से डिफाइन किए हैं कि हमको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस में ज़्यादा जा रहा है, किस में कम जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
देखिए एक बात को समझिएगा, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब उसके जैसे ये मार्कर है तो इसका ये वाला हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसका भी क्रॉस सेक्शन लिए, इसका भी क्रॉस सेक्शन लिए, ठीक है। देखिए दोनों वायर का मोटाई क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है। इसका मोटाई अलग है, इसका मोटाई अलग है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसका ये हो गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल, इसमें जितना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, किसी कंडक्टर के थ्रू किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में यानी यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, चार्ज का हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या प्रोटॉन ले लीजिए, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए या नेगेटिव। तो जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पर टाइम रेट लगा दीजिए, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलिए या चार्ज बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स या क्या बोलिए आप, चार्ज बोलिए, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना, ऑफ द कंडक्टर इज known as इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड अगर डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं इफ Q चार्जेस, है ना, इससे ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इफ Q चार्जेस आर फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट टाइम इंटरवल t, ठीक है, एट टाइम इंटरवल t, देन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तब हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की आप बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका Q/T। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में हम लोग Q/T क्यों लिखे, क्योंकि जो जिसका रेट होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है I से डिनोटेड किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोटेड किया जाता है, I से। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोटेड किया जाता है, इसलिए I का फॉर्मूला क्या हो गया, I का फॉर्मूला हो गया Q/T, I का फॉर्मूला क्या हो गया, Q/T। अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि हम लोग यहाँ पर Q को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि Q इक्वल टू जो होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, N और E होता है। वेयर क्या होता है, वेयर N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला, I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा NE/T, NE/T, ठीक है। एक और बात कि अगर मान लेते हैं यहाँ से हम Q का फॉर्मूला निकालेंगे तो Q का फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू I इंटू T,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये करंट का जो है यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो करंट का यूनिट क्या होता है, देखिए एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट ऑफ करंट, ये क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो है एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने करंट पर बहुत काम किया था, इसलिए उसका रिस्पेक्ट के लिए इसका यूनिट का नाम रखा गया है एम्पियर। और एम्पियर का मतलब क्या हो गया इसका, देखिए एसआई यूनिट क्या होता है, ये चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, इसके लिए हो गया आपका सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है कूलम पर सेकेंड होता है, इसको ऐसे लिखिए, या कूलम पर सेकेंड ऐसे लिखिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि एक एम्पियर का मतलब कितना होता है, एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, यानी डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, एक एम्पियर करंट का मतलब कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या देखें, Q का I का फॉर्मूला हो गया, I का फॉर्मूला हो गया Q/T, I का फॉर्मूला क्या हो गया Q/T। अब हम लोग को इसको 1 करना है, तो इसको 1 करेंगे तो कैसे होगा, अगर मान लेते हैं इफ Q इक्वल टू हो जाता है 1 कूलम, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 1 कूलम में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, आपका 6.25 इंटू 10⁻18 है ना, 10 कितना आया था 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर मान लेते हैं Q इक्वल टू 1 कूलम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, Q इक्वल टू 1 कूलम कंसिडर कर लेते हैं, और टाइम को अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, Q का यूनिट हम लोग को फाइंड है, Q का यूनिट कितना होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, लेकिन हम लोग को करंट का यूनिट यहाँ फाइंड करना है। तो जब हम लोग को ये दोनों का यूनिट पता है, तो दोनों को अगर यूनिट ले लेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर देंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, तो यही हो जाएगा आपका 1 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। इसी को कितना बोलेंगे, यानी इतना करंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, और 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना होला इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उतना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर पर जो करेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 एम्पियर करेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया of the conductor, ठीक है, at time interval 1 second, ठीक है, then the amount of current will be 1 एम्पियर। क्या होगा 1 एम्पियर होगा। अगर 1 सेकेंड में इतना, हाँ एक और बात, इतना कूलम का मतलब इतना चार्ज, इतना कूलम का, अगर इसको आप रिप्लेस करोगे तो इतना से रिप्लेस कीजिए, इतना से रिप्लेस कीजिए। इसका डेफिनेशन में ये भी आ सकता है, इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एट टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, then the magnitude of current is called 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है। दैट मीन्स करंट क्वांटिटी जो है उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए,
अब इसका डायरेक्शन में थोड़ा समझने वाली बात है, ये इसका स्केलर है या वेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए करंट है ना, करंट के पास करंट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसके पास दोनों होता है, ठीक है, इसके पास दोनों होता है, ठीक है। बट इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पास दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है, करंट भी होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी एक वायर जोड़ी, एक वायर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बैटरी है, सपोज दैट एक बैटरी है, ये हम लोग बैटरी ले लिए, 6 वोल्ट का बैटरी ले लिए। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब अगर मान लेते हैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ बल्ब लगा देंगे ऐसे करके और एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब जलेगा। तो इस कंडीशन में जो करंट का डायरेक्शन होगा, यानी चार्ज जो मतलब यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन लिया जाता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है, यानी इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो हमेशा वही रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया, लेकिन फिर भी ये जो है वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अभी हम समझाएंगे कि कैसे फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग इसको ना तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और ना ही स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर, TENSOR, इसको क्या बोलते हैं, टेंसर। लेकिन क्या है 10th लेवल तक के बुक में ये जो क्वांटिटी है यानी करंट जो है आपको बोलेगा ये स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो जरूर है लेकिन ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर के ग्रुप में ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज स्केलर। अब यहाँ पर वो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि सर आप तो बताएं कि इसको बताएंगे कि कैसे इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए वेक्टर रूल एडिशन क्या होता है, पहले इसको समझिए। वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है इसको पहले समझिए, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक है या एक यूं समझ लीजिए कि ट्रॉली है, ठीक है। अब इस पर कोई बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ भी कोई बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। यानी यूं कहे कि ये ब्लॉक है, इस पर ये बंदा लगा रहा है यहाँ पर 5 न्यूटन का और ये बंदा इसमें लगा रहा है 8 न्यूटन का। इस पर 2 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और एक हो गया 8 न्यूटन। तो चूंकि फोर्स जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। देखिए अगर हम इसको डायरेक्शन में करेंगे ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ, तो ये बंदा जो है यानी बंदा ए और बंदा बी, बंदा ए जो है वेस्ट डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उस ब्लॉक पर और बंदा बी जो है ईस्ट डायरेक्शन में उस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। तो इसको जब हम लोग बोल रहे हैं तो डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसलिए फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब हम लोग इसका एडिशन करेंगे दैट मीन्स फाइनल रिजल्टेंट जो आंसर होगा वो रिजल्टेंट आंसर किधर हो जाएगा, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा यानी वेस्ट की ओर मूव करेगा। कितना फोर्स से मूव करेगा, तो 8 - 5 करेंगे तो 3 न्यूटन का फोर्स से ये वेस्ट की ओर मूव करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ, दोनों को हम लोग सिंपली ऐड करके 30 न्यूटन कर दिए। अगर दोनों को सिंपली ऐड करके 30 न्यूटन लाते हो तो दैट इज कॉल्ड स्केलर, उसको सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही रूल लगा, दोनों का डायरेक्शन अलग था। वो आप जब 11th में आओगे तो इसका
ट्रायंगल रूल देख पाओगे, पैरेललोग्राम रूल देखोगे वेक्टर एडिशन का, पॉलीगॉन रूल देखोगे, तो वो आपका 11th में मिलेगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कौन? करंट। किस तरह से नहीं करता है देखिए, अब एक बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है, जैसे हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं ना, वायर कनेक्ट करते हैं लाइट जलाने के लिए, तो मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम एक वायर इधर से लाए हैं, ठीक है, और एक इधर से आ रहा 5 एम्पियर का करंट आ रहा है इस पॉइंट पर, फिर एक इधर से आ रहा है 2 एम्पियर करंट का, यहाँ पर इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन से आ रहा है, एक इधर से एक इधर से। तो इसका रिजल्टेंट यानी अगर मान लेते इधर से, अब यहाँ से एक वायर हम निकालेंगे तो इस वायर पर कितना करंट जाएगा, तो अब लॉजिकली अगर आप देखोगे ये तो कोई भी बता सकता है कि इसमें 7 एम्पियर का करंट निकलेगा यहाँ से। इसका मतलब देखिए यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन, आने का डायरेक्शन क्या था, बिल्कुल अपोजिट था जैसे यहाँ था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट जो हो रहा है 7 एम्पियर हो रहा है, वहाँ पर रिजल्टेंट में माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग सिंपल एडिशन रूल लगाए हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रूल ऑफ एडिशन लगाए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ कि ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं मतलब वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ का। देखने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर लिया जाता है, ठीक है। तो समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बैटरी है, ठीक है, सपोज दैट एक बैटरी है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स को बताएंगे, इसको समझना जरूरी है। मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी में 2 टर्मिनल है, और कोई भी बैटरी में 2 ही टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव, ये मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, यानी ये वाला क्या कहलाएगा आपका, हायर पोटेंशियल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब को समझिए, पोटेंशियल इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारा है ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, बहुत सारा आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये मत समझ लीजिए कि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी तो हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब जैसे मान लेते हैं ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है, इस पर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, निकल गया, कहीं निकल के चला गया है ना, कहीं निकल के चला गया। तो कहीं जब निकल के चला जाता है तो ये जो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, तो ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हर एक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ही नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक और बात समझिएगा, जब हम यहाँ पर ये बताए ही हैं तो इसको और थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए। तो जो कंडक्टर होता है ना, 2 तरह का होता है मटेरियल, हम बताएं, एक कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर। फिर मॉडर्न साइंस जब आया तो एक और मटेरियल टाइप्स मतलब खोज किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है दैट मीन्स जो मेटल होता है, हम बताए थे कि जितना भी कंडक्टर है, सॉरी जितना भी मेटल है वो सारा का सारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि इस तरह का फेनोमेना, यानी मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर का सरफेस है, एक कंडक्टर का सरफेस है। तो इस कंडक्टर में क्या है कि बहुत सारा एटम्स है, इस कंडक्टर में बहुत सारा एटम्स है। आप जानते हो कि कोई भी जो मटेरियल होता है बहुत सारा एटम से मिलके बना होता है। तो इस तरह से जो कंडक्टर होता है दैट मीन्स जो मेटल होता है वो भी बहुत सारा एटम से मिलके बना होता है, ठीक है।
तो मेटल का एटम के पास एक क्वालिटी होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर सपोज दैट ये मेटल एटम है, ये मेटल एटम है, तो आउटर मोस्ट सेल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल एटम इजली से उसको डोनेट कर देता है, इजली से उसको मतलब वहाँ से हटा सकता है, ठीक है, यानी दे सकता है किसी को। यानी थोड़ा सा भी ये अगर एक्साइटेड हो जाए, यानी दैट मीन्स अगर थोड़ा सा इसको टेम्परेचर मिल जाए मेटल एटम को, तो बाहर वाला एटम काफ़ी ज़्यादा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इस ऑर्बिट को वो छोड़ के बाहर चला जाता है। तो ये जब रूम टेम्परेचर में कोई मेटल रहता है, रूम टेम्परेचर जो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि मेटल का एटम्स जो होता है, बहुत सारा एटम्स जो है अपना पोजीशन को छोड़कर मेटल का सरफेस यानी क्रिस्टल बोलते हैं, मेटल का क्रिस्टल पर आ जाता है। ये जो सरफेस देख रहे हो ये मेटल का क्रिस्टल है, मेटल क्रिस्टल इसको बोलते हैं, मेटल का क्रिस्टल पर आ जाता है। यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के मान लेते हैं यहाँ आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। हम एक एक करके एग्जांपल बता रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, लेकिन बहुत सारा एटम्स ऐसे होता है कि एक नहीं 2 4 5 इस तरह से एटम निकल के 2-3 एटम इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहा है रूम टेम्परेचर के कारण, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेटल के पास इजीली डोनेट करने का कैपेसिटी, मेटल के पास ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेटल का जो एटम्स होता है वो इजीली से इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो आ जाता है ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो यहाँ पर जो बचा ये बन जाए पूरा पार्टिकल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए मेटल में, तो मेटल में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है, मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। यानी अब एक बात को समझिएगा, तो जो बैटरी होता है, ठीक है, तो बैटरी जो होता है तो यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इसको अगर रास्ता मिल जाए चलने के लिए तो दौड़ते हुए चला जाएगा, और उसको रास्ता देने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कंडक्टर। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स का मतलब ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स बनता है बैटरी के अंदर, ये जो सेल बोलिए या बैटरी, वो बाय केमिकल रिएक्शन है ना, बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स बनता है। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स बनता है वो 2 टर्मिनल पर जाके स्टोर हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। एक को याद रखिएगा, एक को कैथोड बोला जाता है, एक को एनोड बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हायर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको वायर से जब हम लोग कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है, तो जब हम वायर से कनेक्ट कर देंगे, ये क्या हो गया, आपका वायर हो गया। तो जब वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस डायरेक्शन में, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इधर। एक और बात समझिए, पॉजिटिव यहाँ पर है और ये नेगेटिव है, सारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब हायर
हायर पोटेंशियल। बात समझ में आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से करता है, इधर से इधर। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होने लगता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कहते हैं। ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन के लिए, यानी आप जितना भी बुक देखिएगा तो उसमें जो एक साइन कन्वेंशनल बोला जाता है, साइन कन्वेंशनल का मतलब होता है आगे के यूजेस के लिए कि कोई भी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या दूसरा जगह करंट का एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो उसमें जो इसका डायरेक्शन यूज़ किया जाता है, करंट का डायरेक्शन जो यूज़ किया जाता है उसका यूज़ किया जाता है कि ये माना जाता है कि करंट का जो डायरेक्शन लिया गया है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन किधर होगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल। बट डायरेक्शन ऑफ current is taken to the opposite direction of flow of electrons। यानी करंट किधर से किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हो गया करंट ऑलवेज, है ना, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज टेकन टू द पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ये करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। ठीक है, और ऐसे भी कहा जाता है कि जब करंट का डायरेक्शन का बात हो रहा था तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या लिया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव का डायरेक्शन को ही माना गया आपका करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर बहुत वर्क किया और बहुत वर्क करने के बाद फाइनली उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर एक रिलेशन दिखाया। उस रिलेशन को ही हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लेते हैं एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप करंट को देखिएगा और वोल्टेज को देखिएगा तो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, और करंट को अगर बढ़ाते हो तो वोल्टेज बढ़ेगा। ऐसे तो इस लॉ के अनुसार ये देखा गया है, इस लॉ में ये लिखा गया है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, करंट को बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through the wire is directly proportional to the potential difference apply across the end of the wire। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लेते मेरे पास एक वायर है, सपोज दैट ये एक वायर है, हम एक वायर लिए। ठीक है, ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर हमने लिए। इस वायर का नाम हम क्या देते हैं, मान लेते हैं ये वायर हो गया। इस वायर का नेमिंग हम लोग करते हैं P एंड Q। ठीक है, इस वायर से करंट फ्लोइंग हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, सपोज दैट इस डायरेक्शन में I करंट फ्लोइंग हो रहा है। और इस जगह का ये दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी डेल्टा V और PQ कितना है आपका, मान लेते हैं V है। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल, ये करंट हो गया,
ये करंट हो गया और ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स क्या कहता है, ओम क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए तो दोनों में जो इंक्रीजिंग होगा, यानी वोल्टेज जो बढ़ाओगे आप तो करंट में जो बढ़ोतरी होगा, यानी उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होगा। यानी वोल्टेज में अगर 2 यूनिट इंक्रीज करोगे तो करंट में भी जो इंक्रीमेंट होगा वो 2 यूनिट ही होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस, है ना, वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस थ्रू द एंड ऑफ द वायर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये रहा इसका लॉ। ठीक है, ये जो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर ये वायर है, इफ आई करेंट, है ना, आई करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है, एंड ये जो V है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, वायर का एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं V है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ये जो V है प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, I का। ठीक है, V किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I किसका प्रोपोर्शनल हो गया, V का। इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये यहाँ पर हो गया, क्या हो गया आपका I। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, I का। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, वेयर ये जो आया, वेयर यहाँ पर ये जो R आया, ये देखिए इस फॉर्मूला में, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो गया, वो किसी भी अलग अलग वायर के लिए ये अलग, ये प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। यानी ओम्स ने ये रिलेशन बहुत सारा वायर पर इसको एक्सपेरिमेंट किया ये रिलेशन बनाने के लिए, तो उन्होंने ये पाया, देखिए उन्होंने क्या पाया, जैसे इसको समझिएगा, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उन्होंने क्या पाया, जैसे उन्होंने एक वायर ले लिया आपका गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड ना लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए Al का, दूसरा वायर ले लिया आपका आयरन का, ठीक है, और तीसरा वायर ले लिया एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम कॉपर का, Cu का। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर ये देखिए इस पॉइंट पर, है ना, ये इसका दोनों टर्मिनल पर, इसका दोनों टर्मिनल पर, इसका दोनों टर्मिनल पर, ये क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक 6 वोल्ट का बैटरी लिया, यानी एक ऐसा बैटरी लिया जिसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। इन्होंने 6 वोल्ट का एक बैटरी को यहाँ पर इस पर कनेक्ट किया, इस पर कनेक्ट किया 6 वोल्ट का बैटरी को। तो जब 6 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई भी बैटरी ले लीजिए, यहाँ पर एक इसका वोल्टेज को चेंज करने वाला एक रेगुलेटर लगा दिया, और यहाँ पर करंट को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस आता है एमीटर, उसको उन्होंने वहाँ पर कनेक्ट किया, और यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते गया, करंट को मेजर करते गया, तो कुछ रीडिंग आया। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब 2 वोल्ट किया तो रीडिंग आया करंट का, मान लेते हैं 1 आया, 1 एम्पियर आया। जब फिर इसको 4 किया तो वोल्टेज आया कितना, 2 आया। ठीक है, फिर इस तरह से 2-2 यूनिट बढ़ रहा, तो इधर 1-1 यूनिट बढ़ रहा। जब यही चीज़ इसमें किया गया तो 2-2 यूनिट ही बढ़ाया गया,
लेकिन यहाँ पर करंट का वैल्यू कुछ और आया, यहाँ पर करंट का वैल्यू कुछ और आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए करंट का वैल्यू कुछ और आया, इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ाया गया तो करंट का वैल्यू यहाँ पर आ गया 1.5, फिर दूसरा बार 2 यूनिट बढ़ाया गया तो आया यहाँ पर आपका 3.0, ठीक है। यानी यहाँ 1 यूनिट बढ़ रहा था, यहाँ पर 1.5 यूनिट बढ़ रहा है। और फिर जब हम लोग कॉपर का लिए तो इस 2 बढ़ा रहा है तो यहाँ भी 2, फिर 4, फिर 6, इस तरह से आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, वोल्टेज में इंक्रीमेंट तो तीनों के लिए सेम हो रहा था, लेकिन करंट का इंक्रीमेंट प्रोपोर्शनल तो है, यानी इधर जितना बढ़ा रहे इधर जितना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं उधर भी उतना ही बढ़ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में परसेंटेज कुछ और था, इस कंडीशन में परसेंटेज कुछ और था, इस वायर के लिए परसेंटेज कुछ और था। तो कुछ तो चीज़ है जो डिसाइड कर रहा है कि इसमें वोल्टेज इतना बढ़ाने पर इसमें कितना करंट बढ़ेगा, यानी कितना का प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, इसमें कितना का प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। तो उस क्वांटिटी का नाम उन्होंने रखा वायर का रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि एक वायर से करंट कितना फ्लो होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट फ्लो होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, इससे कम, और इसका दोनों से कम था। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आया, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसका नाम उन्होंने क्या रखा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, कैरेक्टर ऑफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर विच अलाउ, है ना, विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इटसेल्फ। यानी ये डिसाइड करता है, यानी ये रजिस्ट करता है, ये क्या करता है, चार्ज जो फ्लो होता है उसका एक रजिस्ट करता है, यानी इसका अपोज करता है। किसका, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अपोज कर रहा है, तब तो इससे कम आया। यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अपोज कर रहा है, तब तो उससे कम आया। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंडक्टर का, जो उससे चार्ज फ्लो होता है उसका वो क्या करता है, अपोज करता है, यानी रजिस्ट करता है। तो रजिस्ट वर्ड से क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्ट वर्ड से क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया आपका V/I। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V/I। और इसका जो यूनिट होता है उस, देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट हो जाएगा V, ये जो R इक्वल टू V/I लिखे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए यूनिट क्या होता है, इसके लिए यूनिट होता है आपका वोल्ट, और इसके लिए यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। और ओम का सिंबल क्या होता है, इस तरह से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ओम। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रेजिस्टेंस होता है, हेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which opposes to the flow of electric charge through the conductor। यानी ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक ऐसा प्रॉपर्टी हो गया जो उस कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होगा उसका वो अपोज करेगा, यानी रजिस्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, R इक्वल टू V/I, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो गया, ओम। ओम का सिंबल क्या हो गया, ये। सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं,
इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरह से सिंबल से हम लोग रेजिस्टेंस को दिखाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अब एक खास बात यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब कितना होता है, सबसे बहुत जानकारी वाला बात अगर बोला जाए तो 1 ओम का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू वी बाई आई। R इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई, यानी इसका यूनिट यानी 1 ओम। डिफिनेशन ऑफ 1 ओम, 1 ओम का डिफिनेशन क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V बाई आई। तो अगर मान लेते हैं इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाता है, 1 वोल्ट, और करेंट इक्वल टू I इक्वल टू हो जाता है 1 एम्पियर। इसका मतलब को समझिए, प्रैक्टिकली इसका मतलब को समझिए। यानी मेरे पास एक वायर है P और Q, ठीक है, इसका वोल्टेज, इसका वोल्ट मतलब पोटेंशियल VP है, इसका पोटेंशियल VA है, तो VQ है, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 1 वोल्ट है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद अगर इससे करंट 1 एम्पियर फ्लो होने लगा, ठीक है, 1 एम्पियर फ्लो होने लगा, तब ये कंडीशन जाके क्या हो जाएगा, देन R इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। यानी इस कंडीशन में अगर हम लोग, इसका मतलब हो गया किसी वायर के एंड पर अगर हम लोग एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और उस वायर से अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो होने लगा, तो हम लोग बोलेंगे उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इसका मतलब इफ 1 वोल्ट potential difference is applied across the ends of the wire, and if 1 ampere current is flowing through the wire, then the resistance of the wire will be 1 ओम। तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वायर का, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है।